Hello, my dear students. You are welcome in RK Stores. I am Dr. RK Saini from Jaipur, and today I am going to discuss paper number 8 for NEET examination 23. तो मैंने आज पेपर नंबर 8 को पहले मैं आपको मॉक टेस्ट 8 इसे पहले मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद इसका डिस्कशन करूंगा। तो आप सबसे पहले पेपर को नोट करें आपके पास में जो भी है, और इसके आप खुद आंसर लिखें पहले, ठीक है। हालांकि मैं इसके आंसर भी भेज रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद में मैच कर रहा, फिर इसके बाद इसका डिस्कशन आप देखना। तो पहले मैं पेपर नंबर 8 को आपको अपलोड कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस, ठीक है। 45 क्वेश्चन से पूरे नीट पैटर्न पर बना हुआ है, और ये इसकी की है, ठीक है, आंसर की। अब मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आप इससे पहले डिस्कशन सुनने से पहले आप खुद किया करो क्वेश्चनों को, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन फर्स्ट है टोलुइन, उसकी रिएक्शन करानी है क्लोरीन और HNU सनलाइट की प्रेजेंस में 1:2 में। तो आप देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको समझा देता हूं। ये था आपके पास में टोलुइन, मिथाइल बेंजीन जिसे टोलुइन कहते हैं, इसकी रिएक्शन करानी है। हेलोजिनेशन की रिएक्शन आपको बता दूं, सनलाइट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लाइक एज एल्केन। इसके अंदर 1:2 है। 1:2 का मतलब आपको समझा दूं, जैसे 1:1 में होती तो एक H को हटा के और आप एक क्या लगा देते, Cl, तो ये बनता। अब जब 1:2 में, इसका मतलब आप एक रिप्लेस और करो, तो आपके पास में जो कंपाउंड ए बनेगा वो ये कंपाउंड है, दो हटा दीजिए आप, CH और Cl2, ये बन गया आपके पास में कंपाउंड ए। फिर क्या कराना है, KOH की रिएक्शन। तो आपको पता है कि KOH हेलोजन को हटा के, इलिमिनेशन तो यहां से हो नहीं सकता क्योंकि H नहीं है, तो हेलोजन को हटा के और OH जोड़ेगा। और फिर आपको पता है कि एक कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं रहते, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद ये बदल जाएगा एल्डिहाइड में। ये आपके पास में कंपाउंड है बी। फिर एक बढ़िया रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलामाइन। अब आप ध्यान रखना कि जो ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, ये अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस इलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। और जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपके पास में ये फाइनल इसका O और H2 ये बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए ये इस तरह का कंपाउंड बनता है। इनको कहते हैं ऑक्साइन। एल्डिहाइड है तो एल्डोक्सिम, और कीटोन है तो कीटोक्सिम। ये कंपाउंड कौन सा है आपके पास में, सी। अब मैं रीड करता हूं, देखो कंपाउंड सी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस कंपाउंड सी को देखो तो आप ध्यान रखना कि जैसे एल्कीन शो करती है, ठीक उसी तरह से ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। और कैसे करेगा वो समझा देता हूं। इसको सिन और एंटी कहते हैं। तो ये आपके पास में था बेंजेल्डोक्सिम, ठीक है। एक तो फॉर्म इसकी, जैसे H और OH को आप क्या लगा सकते हो, एंटी फॉर्म में, एक दूसरे का अपोजिट, तो इसको तो कहते हैं एंटी। और यदि आप दोनों को एक साथ ही H और OH को एक ही प्लेन में लगा दोगे तो क्या कहते हैं, इनको सिन, ठीक है। एक लोन पेयर और होता है। तो आप H और OH को देख लिया करो। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से। तो पहला आंसर, पहला ऑप्शन सही था कि कंपाउंड सी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही है। कंपाउंड बी विल बी बेंजेल्डिहाइड, ये भी सही है। देखो इधर ये बेंजेल्डिहाइड है। कंपाउंड सी विल बी बेंजेल्डोक्सिम, बिल्कुल ऑक्सिम है बेंजेल्डिहाइड के, इसलिए क्या कहते हैं, बेंजेल्डोक्सिम। तो इसका मतलब है इसके अंदर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई नहीं है, इसलिए आंसर बोलेंगे नन ऑफ दीज, कोई नहीं है, डी आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, क्वेश्चन सेकंड देखिए, रिएक्शन है एसिटाइनिलाइड की, एसिटामाइड। देखो एक बार क्वेश्चन है सेकंड, एसिटामाइड, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑर्गेनिक में आपको बता देता हूँ, आजकल, पहले में मैं बोल रहा था कि आजकल पैटर्न ही बदल गया है। वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कई तो रिएक्शन आ जाती है और सब बातें आ जाती हैं। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ लिया आपसे, एक रिएक्शन पूछ ली हेलोजिनेशन की, दूसरा KOH की इंपॉर्टेंस पूछ ली, तीसरी आपसे एक रिएक्शन और पूछ ली कार्बोनिल कंपाउंडों की अमोनिया डेरिवेटिव से, और सही बात पूछो तो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पूछ लिया आपसे, नाम वाम पूछ लिए इनके। इसलिए आजकल एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ऑर्गेनिक के, क्योंकि आपको पता है कि 45 क्वेश्चन लेने हैं, जिसमें से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का बराबर वेटेज लेना है, यानी 15 क्वेश्चन लेने हैं ऑर्गेनिक के। आप बताओ 15 क्वेश्चन, तो चैप्टर ही अपने पास में इतने हैं। तो आजकल एग्जामिनर का पैटर्न इस तरह से आता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह तैयार किए गए क्वेश्चन है, इनको याद किया करो आप, ठीक है। अब है एसिटामाइड है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को बता रहा हूं। ये था आपके पास में एसिटामाइड, ये रहा CH3CONH2, ये एसिटामाइड। इस पे क्या करना है आपको, LiLH4 से रिडक्शन करना है। आप कई बार दे चुका हूं, इसको ध्यान रखना। एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स
LiLH4 से रिड्यूस होकर एल्कोहल देते हैं, बस इस अमाइड को छोड़ के। ये अमाइड पता है रिड्यूस होकर क्या करता है इसमें, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और फिर उसके बाद में रिएक्शन होती है, क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर नहीं निकलता और CO का रिडक्शन हो जाता है इसमें NH2 में। इसलिए पहला पॉइंट ये जो आपके पास में ए बनेगा, क्या नाम है इसका, इथाइल अमाइन, ये कंपाउंड। फिर क्या करना है, इस पे मिथाइल आयोडाइड की एक्सिस में रिएक्शन करनी है। अब आपको बताऊं, जब मिथाइल आयोडाइड की एक्सिस में रिएक्शन करोगे तो ये सेकेंडरी अमाइन में बदलेगा, फिर टर्सरी में बदलेगा, और फाइनली ये क्वाटरनरी सॉल्ट में बदल जाएगा। इधर देखो आप, फाइनली किस में बदल जाएगा, ये क्वाटरनरी सॉल्ट में। ऐसे CH3 एक्सिस में कराते ही जाना आप, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मिथाइलेशन कहते हैं इसको। और क्या लग जाएगा यहाँ पर, आयोडीन, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन ये। अब ये तो रिएक्शन हो गई एक्सिस वाली। फिर क्या करना, सिल्वर ऑक्साइड से। अब आपको पता है ना, सिल्वर ऑक्साइड मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड होता है, इसलिए आयोडाइड को हटा के और इसमें बदल देता है और हाइड्रोक्साइड के अंदर। अब बन गया ये क्वाटरनरी एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका कराया दोस्तों पायरोलाइसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको बता दूं। जब ये पायरोलाइसिस कराते हैं तो यहां से भी एलिमिनेशन होती है। तो इसमें क्या है, ये तो लिविंग ग्रुप, ध्यान रखना लिविंग ग्रुप बाद में हटता है और जो H है वो पहले हट जाता है, इसलिए कार्ब एनायन के कैरेक्टर आते हैं। हालांकि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की कोई बात नहीं है, लेकिन एक तो बनेगी आपके पास में एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये H जाएगा और ये OH, ये वाटर बनी जाएगा आपके पास में। और दूसरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ट्राई मिथाइल अमाइन। देखो इधर ध्यान से, ये तो क्या बन जाएगा, ट्राई, ये लिविंग ग्रुप को बाहर करो तो ये तो बनेगा ट्राई मिथाइल अमाइन, ये बाहर निकलेगा, इस पर चार्ज आ जाएगा साहब आपके पास में पॉजिटिव, ये H इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा नेगेटिव, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब पढ़ के सुनाता हूं आपको, देखो अच्छा, कंपाउंड ए पूछा है, कंपाउंड ए, तो कंपाउंड ए तो ये रहा आपके पास में। देखिए आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कंपाउंड ए इज इथेनामीन, सही लिखा हुआ है साहब। वन ऑफ देम अमंग बी एंड सी इज ए बेस, बिल्कुल सही है साहब, बी और सी में से एक बेस है ये रहा, समझ गए। ट्राईमिथाइल अमीन, अमोनिया के डेरिवेटिव्स तो सब बेसिक होते हैं। वन ऑफ देम अमंग बी एंड सी इज इथाइलिन या इथीन, बिल्कुल सही है साहब, ये भी बनी हुई है, तो इसके अंदर ऑल आर करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इधर ध्यान से, सॉल्यूशन से लिया गया क्वेश्चन है, बेंजीन और टोलुइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस कर रहा हूं, देखो एक बार, क्वेश्चन है थर्ड, ये रहा, ठीक है। एक आइडियल सॉल्यूशन है बेंजीन और टोलुइन का, जिसके अंदर वेपर प्रेशर 300 केल्विन पर, बेंजीन का तो दे रखा है आपको 50 mmHg और टोलुइन का दे रखा है 32 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, इसमें 46.8 ग्राम तो बेंजीन है सॉल्यूशन में और 73.6 ग्राम टोलुइन है। तो अब आपको पता है साहब कि आप सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेपर प्रेशर टोटल, कहते लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू इसके मोल फ्रैक्शन, दूसरा बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन और इसके मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जैसे बेंजीन के मोल निकालो सबसे पहले, अच्छा मोल निकालेंगे बेंजीन के, तो उसके अंदर क्या दे रखा है, उसका कितना वेट दे रखा है 46.6 ग्राम। बेंजीन का मोलिकुलर मास कितना है 46.8 ग्राम है, बेंजीन का मोलर मास है आपके पास में 78, तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगी बेंजीन की, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन टोलुइन की निकाल लेना, टोलुइन की निकालोगे तो क्या लिखोगे 73.6 डिवाइड बाई उसका मोलर मास 92, दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई, ये मोल आ गए, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, ये मोल फ्रैक्शन इसकी आ जाएगी, इसका वेपर प्रेशर दे रखा है आपको कितना 50 mmHg और इसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा था 32 mmHg। इससे आपके बाद में पी टोटल आ जाएगा, जब पी टोटल आ जाएगा तो उसके बाद में वेपर फेज में आपको पूछा है मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, तो आपके पास में वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है कि वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट अपॉन पी टोटल। लो साहब, तो यहाँ पर कंपोनेंट का निकाल लिया था आपने, इसके मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, ये तो कंपोनेंट बेंजीन का और टोटल से डिवाइड कर लेना, तो इस तरह से आपके पास में क्या आ जाएगी इसकी मोल फ्रैक्शन। इसका आंसर पॉइंट, इसको सोल्व कर लेना, 0.54 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन फोर्थ, एक रिएक्शन दे रखी है, इससे आपको क्या बना रखे हैं, हाइड्रेशन के प्रोडक्ट है, वैसे आपको समझा दूं सभी, सब में वाटर जुड़ा है, अलग अलग है। अब पहले को देखो आप ध्यान से, इसकी रिएक्शन करें, ये बना हुआ है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि वाटर का एडिशन हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ वाटर का एडिशन करने के लिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन आप याद रखो भाई, ये मैकेनिज्म सही, रीअरेंजमेंट होता नहीं है। दूसरे में देखेंगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है,
मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है ऑक्सो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से। और तीसरे के अंदर रीअरेंजमेंट हुआ है, जैसे आप वाटर ऐड करते हैं ना तो इसका सबसे पहले क्या बनता है, या कैटायन बनता, फिर आपको पता है ये सेकेंडरी, यहां से एच का माइग्रेशन होता और ये क्या हो जाता है टर्सरी के अंदर। तो माइग्रेशन होने के बाद जो बना है उसको अपन क्या डाइल्यूट एसिड से करते हैं। तो हाइड्रेशन क्या डाइल्यूट H2SO4 से। तो ध्यान रखना एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन है हाइड्रेशन। तीन तरह के हाइड्रेशन, एक तो ऑक्सो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक हाइड्रोबोरेशन और एक सिंपल हाइड्रोलाइसिस जो एसिडिक मीडियम में किया जाता है या बाई डाइल्यूट एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, बता देता हूं, आते रहते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन। एट व्हाट टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बी डबल ऑफ दैट द टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बोले साहब कितने टेम्परेचर पर गैस की एवरेज जो स्पीड है वो डबल हो जाएगी। टेम्परेचर कितना दे रखा था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आपको पता है, देखो इधर देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 8RT/πm, ठीक है। अच्छा तो दो टेम्परेचर ले लो, एक टेम्परेचर तो दे रखा है, स्पीड दे रखा है, दूसरे पर पूछ रहा है। तो अब मैं लिख देता हूं, देखो एवरेज स्पीड फर्स्ट टेम्परेचर पर, एवरेज स्पीड सेकंड टेम्परेचर पर, और यहाँ पर लिख देंगे टेम्परेचर फर्स्ट जो आपको गिवन है, और ये पूछा है साहब टेम्परेचर 2, ये डबल हो जानी चाहिए, तो इसको लिख देता हूँ 1/2। और यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में लिखना, ध्यान रखना 27 का मतलब 300 केल्विन दे रखा है आपको, और ये पूछा है। इसको हटाइए तो ये हो जाएगा 1/4, इसको स्क्वायर कर दिया करो आगे, और ये हो जाएगा 300/T2। इसलिए T2 की जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, ये कितनी आ जाएगी 1200 केल्विन। अब आंसर 1200 केल्विन है तो ठीक है, सभी डिग्री सेंटीग्रेड में इसमें से माइनस कर दो 273, तो आपका आंसर आ जाएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 6 को बता रहा हूं आपको, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ml ऑफ 0.1 m HCl और 9.9 m वो दे रखा है आपके पास में 0.1 m NaOH, यानी एसिड बेस रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहले न्यूट्रलाइजेशन कर लो और जो बचे उससे निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाता हूं आपको, देखो एक बार क्वेश्चन 6। तो आपको पता है कि साहब एसिड के मिली इक्विवेलेंट बेस के मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा है, इसलिए सॉल्यूशन में क्या बचेगा आपके पास में रिजल्टेंट एसिड। तो आप क्या करना है N1 एसिड माइनस NB बेस मिलिकुलेंट अपॉन कर देना आप टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। तो एसिड के मिलिकुलेंट साहब 0.1, तो इसकी एक्सपेक्टर बनी है 0.1 का 10 ml है, ये तो एसिड हो गया, माइनस 0.1 का ही है आपके पास में 9.9 ml, और टोटल वॉल्यूम हो गया आपके पास में 19.9 ml। इसको जब थोड़ा सा तोल करोगे तो इधर देखो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 0.99, तो ये वैल्यू आएगी 0.01, और इसको मैं रफली कितना ले लेता हूँ 20, इसको रफली कितना ले लेता हूँ 20। तो आपके पास में ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 5 × 10⁻⁴। अब आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आगे चेक कर लो, पीएच निकाल लो साहब, इसका लेना है आपको माइनस लॉग। अब याद रखना है इसका लॉग तो हो गया 4, और 5 का जो लॉग होता है इसको याद रखा करो, कितना ले सकते हो 0.7, ठीक है, क्योंकि 0.6999 होता है, तो ये आ जाएगी 3.3 आंसर, ठीक है, ये वाला। ये लो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन दे रखी है जिसके अंदर डेल्टा H दे रखी है, स्टैंडर्ड एंड इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखी है। आपको बताना है इस रिएक्शन में स्टैंडर्ड एंट्रोपी एंथैल्पी चेंज क्या होगी। तो एक सिंपल सा रिएक्शन के लिए रिलेशन है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, वो लगा दिया करो, कई बार दे चुका हूँ क्वेश्चन को और जनरली आता रहता है ये क्वेश्चन, इसलिए बस उसी से डेल्टा NG निकाल लो, रिएक्शन का सोल्व कर लो। दिखाता हूँ आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा H, स्टैंडर्ड में तो स्टैंडर्ड लिख दिया करो, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। अब आपको क्वेश्चन में डेल्टा U तो डायरेक्ट दे रखा है, लिख लो साहब माइनस का 10 किलो जूल प्लस, अब लिखिए डेल्टा NG। देखो क्वेश्चन रिएक्शन में देखो, रिएक्टेंट में है आपके पास में 3 मोल्स हैं, देखा जाए तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है गैसेस का, प्रोडक्ट में कितने 2, तो डेल्टा NG हो गया था माइनस का 1। अब लिखो R की वैल्यू 8.314, ये जूल में थी, किलो जूल में बदल लो क्योंकि ये वैल्यू किलो जूल में आपको दे रखी है, इनटू टेम्परेचर किस में लिखना, केल्विन में दे रखा है, बहुत अच्छी बात है केल्विन में। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये करीब आपके पास में 2 पॉइंट समथिंग आएगी, इसलिए 10 में माइनस माइनस का मतलब माइनस माइनस और ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 12.49 किलो जूल, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट दे रखी है इतनी, आपको बताना है इसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस, किसकी फेवरेबल कंडीशंस, जिससे डायमंड का फॉर्मेशन हो जाए, यानी रिएक्शन आपको चेक करनी है। देखो इधर पहली बात, ये डायमंड थे और ग्रेफाइट का फॉर्मेशन की रिएक्शन कहती है एक्सोथर्मिक,
अब आपसे पूछिए फेवरेबल कंडीशन फॉर डायमंड, यानी बैकवर्ड चाहिए, तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसी हो गई, एंडोथर्मिक। अब ले चेटेलियर प्रिंसिपल कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की ओर जाता है, तो हाई तो रखो टेम्परेचर, क्या रखो, हाई टेम्परेचर। अच्छा, डेंसिटी से आपको थोड़ा सा वॉल्यूम का पता लग जाएगा, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है, ग्रेफाइट, देखो डेंसिटी ग्रेफाइट की ज्यादा, देखो इधर 3.5, और डेंसिटी किसकी ज्यादा है, डायमंड की, ग्रेफाइट की कम। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसका वॉल्यूम कम होता है, इसका मतलब ग्रेफाइट का वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप क्या करो, प्रेशर ही बढ़ा दो, जिससे हाई वॉल्यूम की और लो वॉल्यूम की ओर चला जाएगा। तो हाई तो रखना प्रेशर और हाई रखना टेम्परेचर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द कंपाउंड विच डज नॉट शो पैरामैग्नेटिज्म। तो देखो आप ध्यान से, इसके अंदर कॉपर+2 में है, कॉपर+2 के अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 3d9, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे चला जाता है लेकिन रहेगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये है डायमैग्नेटिक, क्योंकि Fe किसमें, ऑक्सीजन स्टेट में, जीरो में, और कार्बोनिल कंपाउंड है Fe जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बनते समय आप ध्यान रखना कि 3d6 और 4s2 होता है। इनमें क्या होता है, कार्बोनिल के फॉर्मेशन में, एमओटी एक्सप्लेन करती है, ध्यान रखना कार्बोनिल के फॉर्मेशन को, NH के इलेक्ट्रॉनों को n-1d में कर दिया करो और पेयरिंग भी कर दिया करो, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है, और स्पीशीज पर्टिकुलरली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल PCl5 के जैसी। ठीक है, एक तो आपके पास में डी आ जाएगा, एक एस और तीन ले लेना पी। इसलिए कोई पूछे हाइब्रिडाइन स्टेट क्या है तो क्या बोलोगे, DsP3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लाइक एज PCl5 एंड डायमैग्नेटिक। इसमें भी ओड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, इसलिए आंसर सेकंड ये पूछा है, डज नॉट पैरामैग्नेटिक मैग्नीशियम। आगे पूछा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन इज 2, व्हाट when temperature increase from 300 Kelvin to 380 Kelvin, what will be the effect of the rate of reaction। अब आप समझो, टेम्परेचर कोफिशिएंट का एक रिलेशन था, आपको बता देता हूं, ठीक है। जो रेट होती है ना, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट की पावर में, हर 10 डिग्री पर पावर 1 हो जाती है, आप याद रखा करो। देखो जैसे इधर सुनो आप मेरी बात, जैसे ये लिखनी था अब आपको फाइनल रेट, तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट इसकी पावर T2 - T1 डिवाइड बाई 10 इनटू इनिशियल रेट, ये फॉर्मूला है, आपको बता देता हूं, हालांकि काइनेटिक थ्योरी से निकालते हैं इसको, फिर भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी हर 10 डिग्री पर एक पावर बढ़ जाती है, तो 380 - 300 डिवाइड बाई 10, तो ये म्यू की पावर कितनी आ गई है, 2, म्यू की पावर कितनी आ गई, 8, और म्यू कितना दे रखा है आपको, 2, तो रेट हो गई 2 की पावर 8 टाइम्स, जिसको आप सोल्व करोगे तो 256 टाइम्स आ जाएगी। ये याद रखना आप, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का और टेम्परेचर का साथ रिएक्शन में रिलेशन, ये है फाइनल रेट इक्वल्स टू इनिशियल रेट इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट की पावर T2 - T1 डिवाइड बाई 10, हर 10 डिग्री पर एक पावर बढ़ा दिया करो, तो यहाँ पे देखा जाए तो 8 डिग्री 80 डिग्री बढ़ गया, हर 10 पे ये बढ़ाना, तो पावर हो गई 8। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक सेल दे रखा है, उसका है 2 वोल्ट, कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ द, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास में, -NFE0 सेल, कुछ नहीं करना है, एन पहचानना है। अब देखो इधर, जब गोल्ड, ये जो एल्यूमिनियम उसको ऑक्सीडाइज किया +3 में, कॉपर+2 को रिड्यूस किया, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी लिखते हो, 6, बस बाकी रख दो 96500 कूलाम, और ये दे रखे हैं आपको 2 वोल्ट, और कूलाम इंटू वोल्ट को कहते हैं जूल, तो सीधा ही आंसर आ जाएगा जूल में, आंसर ये नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 को बता रहा हूं, विच गैस हैज हायर वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट। अब ये किस पे डिपेंड करता है, वंडरवाल कांस्टेंट, याद करो, अट्रैक्शन पर, किस पे डिपेंड करता है, अट्रैक्शन पर, और वंडरवाल कांस्टेंट बी वो डिपेंड करता है साइज पे, और अट्रैक्शन चेक कर लो अमोनिया में, क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भूल मत जाना, ये डाइड्यूटेरियम समझते हो, D2 ये डिस्पर्सन फोर्स है सबसे वीक, समझ गए, हीलियम में भी डिस्पर्सन सबसे ही वीक, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में, अमोनिया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल, और जब अट्रैक्शन फोर्सेज ज्यादा होते हैं तो वंडरवाल कांस्टेंट ए उसी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 को समझा रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग DN कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेज है इक्वल पैरामैग्नेटिज्म। मतलब समझा देता हूं कि किस DN में ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इक्वल आएगा, इधर कॉम्प्लेक्स आप आउटर बनाओ या लोअर बनाओ, हाई स्पिन बनाओ या लो स्पिन बनाओ, मतलब समझ गए। तो अब आप समझो, देखे एक बार ध्यान से, जैसे ऑक्टेडल स्पीशीज में जो d ऑर्बिटल्स हैं वो 2 एनर्जी लेवल में होते हैं, T2g एंड Eg। अब क्वेश्चन पूछा जैसे D4, अब सपोज D4, एक तो मैं D4 ऐसे लिख सकता हूं हाई स्पिन में, तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यदि आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा हुआ है तो ऐसे लिखता तो 2 आएंगे, इसका मतलब अलग अलग आ सकता है। ठीक इसी तरह से D6 में भी वही बात, एक तो D6 में पेयरिंग कर दो, आप पेयरिंग करते तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगी, एक में आपको पता है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये भी अलग है। D8, अब D8 को सुन लो, लिगेंड कुछ भी हो कैसा भी हो, हमेशा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, D5 में बदल जाएगा,
पेयरिंग और उसको पेयरिंग कर सकते हो या मत करो। इसलिए आंसर क्या लिखोगे इसका, D8। कुछ भी कैसा भी लिगेंड लाइए, D8 के हर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स आउटर बनेंगे और ऑलवेज पैरामैग्नेटिक रहेंगे। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन को फिर पढ़ो कि for which of the DN configuration octahedral complexes have equal paramagnetism। इक्वल पैरामैग्नेटिज्म का मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर रहने चाहिए, चाहे कॉम्प्लेक्स आप इनर बनाओ आउटर बनाओ, पेयरिंग करो या मत करो। ये क्वेश्चन था 13। बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखना। आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो। तो उसी का एक ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन 14 है एक प्लेटिनम। अब इसको भी समझो आप, देखो इधर क्वेश्चन 14। पहले आपको ये पहचानना है कि ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में है कैसा। इधर देखो, प्लेटिनम के साथ एक तो Cl लगा हुआ है, प्लेटिनम के साथ Cl है, एक H2 है, एक अमोनिया और Br है। ये कॉम्प्लेक्स है। तो सीधी सी बात है, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में है और ये कॉम्प्लेक्स MaBCD टाइप का है और प्लेटिनम के संग लिगेंड कैसा भी हो, ये क्या है एक्चुअल में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। अब यही लिगेंड लगा रहा है जिंक के संग। जिंक आपको पता है +2 में भी है यहाँ पर और सेम लिगेंड है। तो जिंक +2 में जब 3D10 होता है तो ये कॉम्प्लेक्स sp3 यानी टेट्राहेड्रल। यही पहचानने वाली बात थी। फर्स्ट वाला कैसा है, स्क्वायर प्लेनर, दूसरा कैसा है, टेट्राहेड्रल। MaBCD है लेकिन ये टेट्राहेड्रल, ये आपको पहचाननी है, फिर बताना है, सेलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पहला पढ़ रहा हूँ। बोथ हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, गलत। ये तो ज्योमेट्रिकल टेट्राहेड्रल शो करते ही नहीं, ये करता है लेकिन ये 3 करेगा, समझ रहे हो। 3 आप समझ रहे हो ना। एक बार क्या करना है, स्क्वायर प्लेनर में A के साथ एक बार B को ट्रांस बना लेना, एक बार C को बना लेना और एक बार D को। ये 4 लिगेंडों के नाम लिख दिए, 3 बनाएगा। ठीक है, बोथ हैव 2 ज्योमेट्रिकल, गलत, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। बस ओनली फर्स्ट हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बिल्कुल सही है। तो इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, यही आंसर है। सेलेक्ट द एलिमेंट which of does not show +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम +3 +4 दोनों करता है, जर्कोनियम भी +3 +4 एक में करता है, प्लेटिनम +4 भी करता है, +2 भी करता है। ये जो लेंथेनम है, लेंथेनम किस फैमिली में आता है, स्कैंडियम वाली में। स्कैंडियम, यूटेरियम, लेंथेनम और एक्टिनियम कितने ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, +3। इसलिए ये +4 शो नहीं करता, हाईएस्ट +3 करते हैं। हालांकि कुछ केसेस में +2 भी बनते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन +3 है इस ग्रुप की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबोलियम। अब देखो आप ध्यान, एटॉमिक नंबर कितना है। अब ये क्वेश्चन रटने का नहीं है एक्चुअल में, अब आपको पता होना चाहिए कि साहब ये एलिमेंट कहाँ से लिया गया है। तो जो हम पढ़ाते रहते हैं तो आपको कहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट आपको 4D सीरीज में भी और 5D में भी याद करने होते हैं। तो अब आपकी 5F एलिमेंट है, आपको बता देता हूँ, जो कि एटॉमिक नंबर 90 से और 103 तक चलती है। अब 90 पर तो इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 5F में और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 5F में कंप्लीट हो जाते हैं। और इससे पहले वाला है, अब जब इससे पहले वाला होता है ना तो आपको समझा दूं, 7S तो पूरा भरा होता है, 5F चलता रहता है। जैसे ये 13 हुआ और इसके अंदर 6D में एक, लेकिन कभी भी ऐसा 13 वाला नहीं रहता क्योंकि फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड एंड एम्प्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, इसलिए डी में रहेगा 0 और ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इस एलिमेंट का। तो ये चेक कर लीजिए आप। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसमें 14, ये पहला ही आंसर। देखो इधर नेक्स्ट रहता है एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, ये क्या है ये। अब इसमें देखो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है एक्चुअल में, डी में और एफ तो भर गया पूरा, अब डी में चलने तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो जिसे कहेंगे आप ट्रांजिशन एलिमेंट। ये रहा साहब, बहुत सिंपल। मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन मिस मेटल, कहाँ पे पढ़ा आपने, ये चीज याद आनी चाहिए तुरंत एग्जाम में। जब आप नीट का एग्जाम दो तो ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर का, जब भी तो होगा, ऐसे थोड़ी कुछ भी टिक मार दिया। तो आप सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि मिस मेटल एलॉय कहाँ पे था। तो आपको बता दूं कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़े उनका एक बहुत कॉमन एलो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलो, जो कि मेनली लेंथेनाइड्स होते हैं। इसके अंदर मेनली लेंथेनाइड 95% नियरली लेंथेनोइड्स होते हैं। उनमें भी सबसे ज्यादा कौन सा है, सीरियम, आंसर सीरियम। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं आपको, एक ही ग्रुप के हैं, ध्यान रखना किसके, सेम ग्रुप के। तो इनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, आपको बताना है इनके ऑक्साइडों का बिहेवियर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड। अब आपको एक लाइन बता देता हूं कि जब भी किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हो तो बेसिक नेचर बढ़ती रहती है। मोर एक थंब रूल, मोर आयनिक मोर बेसिक, मोर कोवलेंट मोर एसिडिक। अच्छा, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल का साइज बढ़ता है एलिमेंट का, इसलिए बेसिक नेचर यानी आयनिक कैरेक्टर आते हैं। तो आप क्या करो, इनके जो एटॉमिक नंबर है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लो। देखो इधर ध्यान से आपको समझाता हूं। देखो एलिमेंट ए, इसमें 4 एलिमेंट हैं, ए बी सी और डी। इसका एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है साहब, ए का Z-X, कोई एक्स कोई वैल्यू है। बी का एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास में, Z+2, इसका लिखा हुआ है Z+2X। ठीक है,
सी का एटॉमिक नंबर क्या लिखा हुआ है साहब, जेड, ये है साहब सबसे टॉप वाला। और एक क्या लिखा हुआ है आपके पास में, डी, इसका एटॉमिक नंबर क्या लिखा है, Z+1। अब रुको देख, Z+X क्या लिखा हुआ है, Z+X। अब मतलब समझे कि इस ग्रुप, एक ही ग्रुप के हैं, तो जिसमें Z-X है वो तो सबसे टॉप पे ही रह गया, ठीक है। फिर लिख दो आप किसको, Z को, फिर लिख दीजिए साहब C को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं एटॉमिक नंबर। फिर क्या करना, D को लिख दो। कैसे लिख देंगे, क्योंकि Z में कुछ चीज जुड़ी है। फिर B को लिख दीजिए लास्ट में, B में क्या है, Z+2। तो ऐसे अरेंज कर लो। और अब एक लाइन है कि डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होती रहती है। तो सबसे मोस्ट बेसिक तो ऑक्साइड किसका मिलेगा, बी का, और सबसे लेस्ट एसिडिक कौन किस बेसिक किसका मिलेगा, ए का। ऐसे इसका कोई आंसर देख लो। तो बी और ए देखो आप ध्यान से, तो मेरे ख्याल से ना, देखो खत्म हो गया। बी, इसके अंदर क्या है, डी। अच्छा, बी और उसके बाद में डी, तो बी और उसके बाद में डी, इसलिए यहां पे गलती थी, इसके अंदर आंसर सी। देखो अब कुछ देखो, क्वेश्चन नंबर 20, कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब एक बार देखते जाओ, आपको बता देता हूं, किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहती है। फर्स्ट से ज्यादा सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और फोर्थ से फिफ्थ। अब आप देखो इनमें डिफरेंस, फोर्थ के बाद, फोर्थ और फिफ्थ में जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है आफ्टर रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड हेंस ओनली 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट सेल। ऐसे देखो, इसलिए सिलिकॉन आंसर। देखो इधर वापस बढ़ेंगे तो सब में ही। मैं पूछता हूँ सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है, तो आप बोलेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में। इसका मीनिंग समझते हो कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और इट कैन बी गेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, therefore 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 21, which one is an endothermic process। एंडोथर्मिक प्रोसेस, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं, ध्यान रखना आप। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी। तो ऑक्सीजन को देखो इधर, ऑक्सीजन जब O- में कन्वर्ट होता है तो एक्सोथर्मिक, और जब ये O-2 में कन्वर्ट होता है तो एंडोथर्मिक। अब ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आपको, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन किसमें, एनायन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन के बीच में। इस रिपल्सन को दूर करने के लिए, टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन एनायन एंड इलेक्ट्रॉन, वी प्रोवाइड एनर्जी एंड बाय विच मोनोवेलेंट एनायन चेंज इनटू पॉलीवेलेंट एनायन बाय ट्राई कुछ भी। एंड द, और सुनिए पहली लाइन तो एंडोथर्मिक, और फिर दूसरी बात सुनो, द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is always greater than first. It means formation of polyvalent anion always endothermic process। तो यही इसका आंसर था। और समझा देता हूं, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है एक्सोथर्मिक, और बता देता हूं लिथियम में भी जुड़ा है एक्सोथर्मिक, एल्यूमिनियम में भी एक्सोथर्मिक। आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको बता देता हूं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में कैसी होती है, विथ नेगेटिव साइन, मींस एक्सोथर्मिक। बस 3 जगह छोड़ देना, एक तो इनर्ट गैस, हीलियम वगैरह इनर्ट गैस, एक आप ये जो है ना, ये छोटे एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनमें भी क्या होता है एक्चुअल में NH2 होता है, इनमें भी नहीं जुड़ता। और एक नाइट्रोजन, क्योंकि स्मॉलर साइज एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल। बस आप 3 याद रखना, जिनके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद पॉजिटिव साइन। कौन कौन से, इनर्ट गैसेस, सेकंड एक एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, और एक नाइट्रोजन, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी सब में एक्सोथर्मिक, इसलिए ये सब एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन 22, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, देखो इधर पहला, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीज। ये गलत है, क्योंकि आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इधर मैग्नीज, ये आयरन, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता रहता है। इनके बोले साहब कंपेरेबल साइज है, होने दो। लेकिन इसकी न्यूक्लियस में 25 प्रोटॉन और इसकी में कितने, 26। और ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता देता हूं, स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाफ फील्ड स्टेट है। अरे आपको क्या लेने देना है हाफ फील्ड से, हाफ फील्ड से थोड़ी इलेक्ट्रॉन निकलना है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, फर्स्ट 4s से, दोनों का एक जैसा है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 26, कितने 25। इसलिए आयरन की आयोनाइजेशन चाहे कितनी सी भी ज्यादा हो, आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज से ज्यादा होगी, इसलिए यही इनकरेक्ट है, आपको बता देता हूं। दूसरा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन मैग्नीज, सही है, क्योंकि एक क्रोमियम में से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हाफ फील्ड आ जाता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज हाईएस्ट इन सीरीज, बिल्कुल सही, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलते हैं अपन तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती रहती है। सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी आपके पास में, जिंक की, ठीक है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन भी है।
सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज हाईएस्ट इन 3D, ये भी सही है सेकंड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये क्या गेन कर जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब सबसे ज्यादा चाहिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, सही। पहला है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, आप सुन लो ध्यान से, भूल मत जाना, ये क्वेश्चन आता रहता है। ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है ना, बेंजल्डिहाइड वगैरह, जिन पे एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्ट रिंग पे जुड़ा हो, ये टोलन रिएजेंट के संग तो टेस्ट देते हैं, आपको समझा देता हूं, लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देते हैं, इसलिए इसका आंसर है फेलिंग सॉल्यूशन, ये नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड देगा। टोलन के संग दोनों देंगे, ऑक्सीडेशन दोनों का होगा, इसलिए आंसर ओनली एंड ओनली फेलिंग सॉल्यूशन। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में एक एलडीई है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, देखो इधर CH2 और C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करानी था अब एल्कोहल से। आपको बता देता हूं, जब एल्कोहल के दो पार्ट से रिएक्शन कराओगे तो एसिटेल बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्डिहाइड से बनते हैं एसिटेल, और कीटोन से बनते हैं कीटेल। तो ये जो आपके पास में कंपाउंड बना हुआ है इसको कहेंगे एसिटेल ए। फिर क्या करना, इसका रिडक्शन करा देना। आप जब रिडक्शन कराओगे तो इस डबल बॉन्ड को, एल्किन वाला जो डबल बॉन्ड है इसको हटाओ, इसका रिड्यूस कर दो, सैचुरेट में कर दो, और फिर HCl डालो। HCl डालेंगे तो फिर वापस हाइड्रोलिसिस होगा, आपको समझा देता हूं, और हाइड्रोलिसिस होगा तो दो OH आएंगे, वो स्टेबल रहता नहीं, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल बाहर करने के बाद वो स्टेबल कंपाउंड ऐसे में बदल जाएगा। देखो वापस एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। अब पढ़ लीजिए पहला ऑप्शन, सब कुछ गलत, ब्यूटाइल क्लोराइड ये लिख रहा है नहीं, सी ऑप्शन क्या लिख रखा है, यही पूछा है कंपाउंड सी, तो क्या बोलोगे आप इसको, ब्यूटेनल। क्या बोलोगे, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल नहीं, ब्यूटेनल, खत्म। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 समझाता हूं, देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन 26 को, बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये आने जरूरी है आपसे। क्वेश्चन नंबर 26, ये लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेनोन, लो साहब, ये लो, हेक्सेन बना लिया, कीटोन होगा साइक्लोहेक्सेनोन, इसकी ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन कराओ। ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइल ग्रुप या जो फिनाइल ग्रुप है उसको यहाँ पे जोड़ो, और यहाँ पर आएगा OMgx, हाइड्रोलिसिस करा देना, तो ये बन गया आपके पास में एल्कोहल। बस सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है, ये पूछा है कि फाइंड कंपाउंड इन दिस रिएक्शन, पहला टर्सरी एल्कोहल, तो यही आंसर है। देख लो इधर जिस पे OH जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन है, टर्सरी, 1 2 3, तो यही इसका आंसर है। बोले टर्सरी एल्कोहल, प्रोडक्ट भी नहीं पूछा आपसे, इसलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मानता हूँ। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड, उसके ऑक्सीडेशन करा दिया, एसिड में बदल देना, एसिटल्डिहाइड को करा दो ऑक्सीडाइज, तो बन गया साहब एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन थे। PCl3 की रिएक्शन कराओ, तो आपको पता है OH के जैसे हटा के OH को Cl लगा देते हैं। फिर रिएक्शन करानी है आपको किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा क्योंकि सोडियम एसिटेट से रिएक्शन करानी है, ये NaCl बाहर कर देना, बन गया आपके पास में एनहाइड्राइड, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट HCl से रिएक्शन कराओ, फिर रिडक्शन करा दो। तो आपको पता है क्वेश्चन 27 को डिस्कस कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब कार्बोनिल कंपाउंड होगी HCl से रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं, जिन्हें साइनोहाइड्रीन कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं आप, साइनोहाइड्रीन। तो फर्स्ट पॉइंट ये, आप क्या करो, इसका साइनोहाइड्रीन बनाओ, फिर क्या कराओ, LLH4 से इसका रिडक्शन कर दो, और CN ग्रुप का जब रिडक्शन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अमाइन में। ये लो साहब, इस तरह का कोई प्रोडक्ट चेक कर लो जो प्राइमरी अमाइन में बदल रहा हो, देखो ये राशि चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 है कि कोई कंपाउंड है A, ठीक है, उस पर रिएक्शन कराइए, पहले एल्कोहलिक KH की, एल्कोहलिक KH, उसके बाद में सोडामाइड, जिससे B बना हुआ है, B को फिर क्या कराया है, Hg प्लस आयन डाल के नहीं, HgSO4 में इसका हाइड्रोलिसिस कराया है, ठीक है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में Hg यानी इसका मतलब एल्काइन है, जिससे C बना, फिर उसकी हाइड्रोक्सिल NH2OH से रिएक्शन कराई, जिससे ऑक्सीजन बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीजन बना हुआ है वो ये कहता है कि साहब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड है, जिसके अंदर है ये है, इधर CH3 C और ये CH3, इस पे दो तो जोड़ रहे हैं CH3 और डबल बॉन्ड N और OH, ये ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये कंपाउंड एसीटोन था आपके पास में, क्या था ये कंपाउंड, एसीटोन। फिर यहाँ पर एसीटोन किसके हाइड्रोलिसिस से बनेगा, प्रोपाइन के, ध्यान से देखो, एसीटोन किसके हाइड्रोलिसिस से बनेगा, प्रोपाइन, क्योंकि आपको पता है मार्कोनिकोव रूल से एडिशन होगा, इनोल फॉर्म बनेगी पहले ऐसे, जो टोटोमराइज होकर एसीटोन में आ जाएगा, और आपको बताना है ये, तो इसका मतलब आप एसीटोन बनाने के लिए दो हेलोजन लो, ठीक है, जिससे क्या बने, तो इसके अंदर दो हेलोजन, अच्छा वो तो इससे भी सकता है, लेकिन इसमें एसिटिलीन बनेगी, ये प्रोपाइन नहीं, इसलिए आंसर डी, 3 कार्बन का, ठीक है। पहले एल्कोहलिक KH एक बार निकालता है, सोडामाइड दूसरी बार निकालता है। विच पॉलीमर ऑफ द पॉलीमरेशन रिएक्शन, आप ध्यान से देखना, ये जो आपके पास में नेचुरल रबड़ होती है ना, ध्यान से सुनो, उसमें तो जो आइसोप्रीन है उसकी 1,4 सिस एडिशन होता है, और जब 1,4 ट्रांस एडिशन होता है तो उसको कहते हैं गट्टा पर्चा, तो ये ट्रांस एडिशन है, देखो इधर ध्यान से,
1,4, ये ट्रांसफॉर्म में, ये भी किसमें ट्रांसफॉर्म है, ये भी क्या है ट्रांसफॉर्म। तो जब मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफॉर्म एडिशन होता है तो 1,4 एडिशन ही, लेकिन ये ट्रांस, तो क्या कहते हैं इसको गट्टा पर्चा। और जब ये सिन में होता है तो क्या कहते हैं नेचुरल रबड़। वल्केनाइज्ड रबड़ जानते हो, जिसके अंदर सल्फर के ब्रिज बॉन्ड मिलते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट NO2 ट्रीटेड विद NaOH। तो सबसे पहले NO2 को जब बेस से रिएक्शन कराओगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए जरूरी कि साहब इसमें क्या बनेंगे। तो ये +4 ऑक्सीडेशन का है, ध्यान रखें जो +4 कॉमन नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड क्या हो जाता है डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब एसिड बेस रिएक्शन करा लो तो नाइट्रेट भी बनेंगे, नाइट्राइट भी बनेंगे, बिकॉज कैसा है ये मिक्स एनहाइड्राइड, तो दोनों बनाना मिक्सर। क्वेश्चन नंबर 31, ये मेटल क्रिस्टलाइज इन BCC यूनिट सेल, मेटेलिक रेडियस दे रखी है इतनी, फाइंड द एज लेंथ। अब आपको पता है कि BCC में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन ये है, ठीक है। ये पूछिए आपसे 4 इंटू रेडियस दे रखा है साहब 1.3, इसको डिवाइड कर लो √3 से, √3 की वैल्यू जानते हो ना 1.732, तो आपके पास में ये आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगी 3 एंगस्ट्रॉम, चेक कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 31 था ये। क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ 32 को, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 32, N2H, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी फॉर्मेशन दे रखी है आपको, रिएक्शन की कितनी माइनस की 92.4। अब आप ध्यान रखो कि इसमें कितने मोल बन रहे हैं 2। जब से आपसे पूछे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है 1 मोल बनना चाहिए, तो इसको हाफ कर दो वैल्यू को, ये लो डेफिनेशन है एंथैल्पी फॉर्मेशन की 1 मोल कंपाउंड प्रिपेयर होना चाहिए, किससे फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, और यहाँ पे बन रहे 2 मोल के, तो आधा कर दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, बढ़िया। बैरियम सल्फेट का KSP दे रखा है इतना, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। तो आप ध्यान रखना कि बैरियम सल्फेट का जब KSP लिखोगे ना, तो देखो बैरियम सल्फेट, ये जब आयोनाइज होगा तो साहब बैरियम और सल्फेट। अब इसके अंदर क्या डाल रखा है एक्चुअल में कॉमन आयन, कौन सा कॉमन आयन है बैरियम, तो इसकी कंसंट्रेशन S होती और कॉमन आयन की होगी C, तो KSP का रिलेशन होता है S × C। तो आप KSP को डिवाइड कर लो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन से, S निकल जाएगा, और कॉमन आयन कंसंट्रेशन कितनी दे रखा है 0.1, तो आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा आपके पास में। क्वेश्चन नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन 34, बढ़िया क्वेश्चन, देखो इसको समझिए आप क्वेश्चन को। 34 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। 34 को करोगे ना आप जब सोल्व, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको समझें आप क्वेश्चन को, एक बार करके देखें। वॉल्यूम बताया 0.2 m NaOH का, नीडेड टू प्रिपेयर ए बफर सॉल्यूशन ऑफ 7.4 pH का, जिसके अंदर 50 ml 0.2 m एसिटिक एसिड है, K भी दे रखा है आपको एसिटेट आयन का। अब सुनो आप पहले, सबसे पहले तो बफर के बारे में समझा दूं कि एसिटिक एसिड की जब NaOH से रिएक्शन कराओगे तो बफर जब बन सकता है, बफर जब बन सकता है जब NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हो, क्योंकि एसिडिक बफर जब होगा जब उसमें वीक एसिड और उसका कंजुगेटेड बेस होना चाहिए, इसलिए क्या लिखना है इसका लिमिटिंग रिएजेंट। और फिर एसिडिक बफर के सॉल्यूशन की पीएच का फॉर्मूला है pH = pK प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या एसिटेट आयन या कंजुगेटेड बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, ये इसकी साहब एंडरसन इक्वेशन। पीएच दे रखी है इतनी 4.74, और ध्यान रखना एक रिलेशन भी याद रखना पड़ेगा, इसमें क्या दे रखा है pKb। अब आपको बता दूं pKa प्लस pKb इक्वल टू क्या होता है pKw फॉर कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर के लिए, ये दे रखा है आपको pKb 14, तो 14 में से सब्सट्रैक्ट करो, इससे pKa आ जाएगा, ये वैल्यू भी इतनी आएगी 4.74, चेक करिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, तो यही याद रखना जरूरी था। इसका मतलब हुआ जब इधर ले जाओगे तो ये 0 इक्वल टू आएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, और जब 10 की पावर लगाओगे इसको तो इसका मतलब सॉल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन क्या आनी चाहिए बराबर। अब यहाँ पे पॉइंट है ये कि बराबर आने का मतलब है कि साहब आप क्या करो, इस एसिड को 50% ही न्यूट्रलाइज करो, 50% क्या करो इसको न्यूट्रलाइज, और 50% जिससे सॉल्ट बन जाए। अच्छा ये दे कितना रखा है आपको, इसको देखो इधर ये दे रखा है साहब 0.2 m का 50 ml, इसको कितना न्यूट्रलाइज करना है आपको आधा, जिससे आधा बचे, और 50% इसको न्यूट्रलाइज करो, 50% रहने दो। इसकी क्या कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2, क्या कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2, और क्या पूछा है आपसे वॉल्यूम लो साहब, बिल्कुल सिंपल, ये लो ये लो ये लो ये लो, कट गया 25 ml, ये लीजिए, कुछ नहीं करना था। अगला था बॉन्ड लेंथ दे रखी है HCl की, इसका डाइपोल मूवमेंट दे रखा है, आपको कैलकुलेट करनी है, HCl के बारे में बताना है कि साहब कैसा कंपाउंड है, ठीक है। तो आपको बता दूं एक डाइपोल मूवमेंट जब दे रखा हो ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो उससे आप मॉलिक्यूल में या बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हो, एक फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का।
ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। अच्छा, ये थ्योरेटिकल क्या होती है, Q इंटू डी, जिसमें 100% आयनिक मानते हैं, आपको समझा दूं। तो ये आपको दे रखी है, इसकी दे रखा 1.02 डे बाई। अब डे बाई को मल्टीप्लाई करो 10⁻−18 से। अब पता है किस में आ गया ये एसयू सेंटीमीटर में, एक जैसी यूनिट रखना। डिस्टेंस, अब चार्ज लिखो, चार्ज भी एक है तो इसलिए 4.8 इंटू 10⁻10 किस में आएगा, ये ESU में। अब इस डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में लिखो, तो ये दे रखे आपको कितने में दे रखे, एंगस्ट्रम में 1.275 एंगस्ट्रम। 10 की पावर कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से। अब किसके अंदर हो गई ये, सेंटीमीटर में। अब ये सब कट कटा के देखो इधर, ये 18 कैंसिल हो गया, इससे डिवाइड कर दो, जिससे आपके पास में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आते हैं नियरली 17%। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर कितने हो गए, 83% आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। आपसे देखो कार्बन फैमिली के एलिमेंट है, डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, इसलिए +2 मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कई बार बता दिया, एक बार फिर बता देता हूं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना कि जब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो तो क्यूप्रिक आयन नहीं मिलता, सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन नहीं मिलता। एक तो जैसे मैं आपको साइनाइड में बता रहा हूं, एक आयोडाइड में, तो वही लाइन है कि जब क्यूप्रिक आयन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से कराओगे तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस किसमें, +1 में, और आयोडीन बदल जाती है I2 में। ठीक है, अब देखो क्या क्या रिएक्शन है। पहला पॉइंट, व्हेन, अच्छा ये पूछा है कि साहब इसके अंदर से एलिमेंट इनकरेक्ट, तो इवोल्व I2 निकलती है साहब ये। ठीक है, दूसरा Cu2I2 यही नहीं बनता, बस यही खास बात है, Cu2I2 नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, Cu2I2 बनता है, Cu2I2 नहीं, +2 में नहीं, रिड्यूस करो इसको, ये मिलेगा, ये इनकरेक्ट है। अच्छा, आगे क्वेश्चन ये पूछा है, स्टेटमेंट इज करेक्ट, जब ये बनती है ना आपके पास में, उसको किससे कर दिया आपने, हाइपो से, तो हाइपो इज ऑक्सीडाइज। बिल्कुल, इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइपो है, इसकी रिएक्शन भी कई बार ध्यान रखो, Na2H2O3 प्लस जो आयोडीन बाहर निकलेगी ना ये वाली, इसकी रिएक्शन, तो ये क्या है, NaI बनेगा और हाइपो कन्वर्ट हो जाएगा Na2H4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट 2.5 और यहाँ पर कितनी आती है 2, तो इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी सही है। और ये लिख रहा है Cu2I2 फॉर्म बिल्कुल बनेगा +1 में। ठीक, अगला, व्हेन KI हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4, आप ध्यान रखना कंसंट्रेट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और पर्टिकुलरली आयोडाइड को और ब्रोमाइड को, क्लोराइड को और फ्लोराइड को छोड़ दो, इनको तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, इनको ऑक्सीडाइज कर देता है इनके हेलोजन में, इसलिए I2 बाहर निकलेगी। इन्हें मत देखना, इसमें HCl ही रहता है, क्योंकि आयोडाइड आयन और जो ब्रोमाइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल। ठीक है, H2S और अमोनिया, तो अब आप सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया करो। हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता लगेगा कि जो BF3 है उस पर तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी sp2, इसलिए सबसे ज्यादा तो उसका लिख दो 120। उसके बाद में SiCl4sp3 का, ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले इसका सबसे ज्यादा 120, इसका कितना है 109 पॉइंट इतना डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर सीधे रेगुलर में उसके होते हैं। फिर बची एक अमोनिया और H2S, अमोनिया में बॉन्ड एंगल H2S से ज्यादा, क्योंकि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। और आपको एक सही बात बताऊं कि H2S में तो हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ही नहीं कहते, इसके अंदर पता है ड्रेगो रूल का अकॉर्डिंग किससे बना हुआ है, एटॉमिक ऑर्बिटल से, नोट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का, तो इसका बॉन्ड एंगल नियरली 90 होता है, 92 डिग्री होता है, आपको समझा देता हूँ, अरेंज कर लेना। तो सबसे कम लिखना है H2S, उससे पहले उसके ज्यादा अमोनिया, ये है सी ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड में देखना है आपको इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर ये बढ़ता रहता है। NF, ये क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, ये भी सही लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझ लो, यहाँ पे गलती हो जाती है। NF3, अब देखो पोलरिटी को दिखाया करो, ये साहब आपके पास में क्या है, NF3, बॉन्ड लॉन पेयर की पोलरिटी और बॉन्ड पेयर की पोलरिटी एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, बहुत कम आता है 0.23 डे बाई। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप देखो NCl3, अब आपको बता दूं कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल है, इसकी 3 और इसकी 3.1, इसलिए ये बॉन्ड है नॉन पोलर, केवल इसकी वजह से आएगी, इससे तो ज्यादा आएगी क्योंकि कैंसिल नहीं होगी। और अमोनिया बना के देखोगे ना तो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर उनकी पोलरिटी सेम डायरेक्शन में, देखना इधर ध्यान से, अमोनिया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की सेम डायरेक्शन में, इसलिए इनसे ज्यादा 1.46 डे बाई, तो ये भी सही लिखा हुआ है। ये एक एक्सेप्शन आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है कि जो मिथाइल फ्लोराइड है उसकी पोलरिटी मिथाइल क्लोराइड से कम है, हालांकि ब्रोमाइड से तो थोड़ी सी ज्यादा है, तो ये एक्सेप्शन है, डिस्टेंस की वजह से ऐसा हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखो, ये इनकरेक्ट है। बाकी ये भी सही लिखा हुआ है, ये दोनों नॉन पोलर, आपको पता है ना
रेगुलर मॉलिक्यूल है, रेगुलर का मतलब सिमेट्रिकल, इसलिए डाइपोल मोमेंट कितना है 0। और ऐसे ही कार्बन डाइसल्फाइड भी रेगुलर है, कार्बन डाइसल्फाइड भी रेगुलर है, कैसा है 0। और ये साहब आपके पास में SO2 जो मॉलिक्यूल है ये इरेगुलर है, इसलिए इसकी पोलरिटी आएगी, काफी आती है इसकी पोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस कर रहा हूं, देखो एक बार क्वेश्चन 41 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा है, मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है, ध्यान से देखो, करना कुछ भी नहीं है। एक रिएक्शन दे रखी है आपको KOH की और CO2 की, रिएक्शन लिख रखी है। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है कि साहब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट KOH की कितनी है आपके पास में 2, और CO2 की कितनी है ये, यानी मैं बोलूं कि मोल्स ऑफ KOH और मोल्स ऑफ CO2 की बात करूं तो बोले 2:1 में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको इसके मोल दे रखे हैं, मोल निकाल लेंगे 14 ग्राम, और इसका मोलर मास होता है 56, यानी ये इसके कितने मोल है 0.25 मोल है इसके। तो मैं पूछूं फिर CO2 के मोल बताओ, बहुत इजी, इसको डिवाइड कर लो 2 से, तो CO2 के मोल है 1 इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए 0.125। आप लगा दो गैस का इक्वेशन P इक्वल टू nRT, तो आपसे वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा nRT अपॉन P। देखिए n दे रखा है 0.125, R की वैल्यू आपको दे रखी है 1/12 लीटर एटीएम के रेस्पेक्ट में। टेम्परेचर केल्विन में कितना दे रखा है क्वेश्चन में, केल्विन में दे रखा होगा टेम्परेचर, लिख लो इसको 300। और प्रेशर कितना है, प्रेशर गैस का 1 atm। लो साहब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में वॉल्यूम आ जाएगा फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 को बता रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज इन एफ सेंटर डिफेक्ट, बिल्कुल सही, इसीलिए तो एफ सेंटर कहते हैं फार में, जिसकी वजह से कलर आता है। शॉर्ट की डिफेक्ट लोअर द डेंसिटी, सही, क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, मास कम डेंसिटी कम। ठीक है, अगला ये बढ़िया क्वेश्चन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव हाई कंडक्टेंस देन एक्सट्रिंसिक। अब पता है एक्सट्रिंसिक किसको कहते हैं, डोपिंग वालों को, जिनमें डॉप किया जाता है ना ग्रुप नंबर, चाहे तो आप एन टाइप बोल दो या पी टाइप, एन टाइप या पी टाइप, उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक, इंप्योरिटी को। और जब आपको पता है डोपिंग करते हैं तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है, तो ये ही इनकरेक्ट है। इंट्रिंसिक की कम होती है, एक्सट्रिंसिक की ज्यादा, डोपिंग की ज्यादा होती है। इंप्योरिटीज डिफेक्ट और ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, बिल्कुल इंप्योरिटी समझते हो कि जैसे ये पी टाइप एन टाइप, तो उसमें से किसी एटम को रिप्लेस कर दिया जाता है तो लेटिस पॉइंट पे दूसरा आ जाता है, इसलिए कहते हैं उनको सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, करेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन इथाइल ट्राई मिथाइल मीथेन। मुझे तो यही समझ नहीं बैठता कई बार तो स्टूडेंटों के बारे में कि साहब ये फॉर्मूला ही नहीं बनता। अरे आप एनसीईआरटी की बुक क्यों नहीं पढ़ते हो, उसमें लिखा हुआ है ड्राइव सिस्टम का नियम है, ठीक है। बोले साहब ये हमसे स्ट्रक्चर नहीं बनी, ऐसे थोड़ी काम चलता है, क्योंकि अब एग्जाम आने वाली है तो इसको बनाएंगे। तो देखो ये क्या है, ड्राइव सिस्टम है, ट्राई मिथाइल इथाइल ट्राइमिथाइल मीथेन। सबसे पहले आपको बता दूं ड्राइव सिस्टम में इसको बोला गया है पेरेंट, ये था मीथेन। अब जैसे बोला गया सबको हटा दो, जैसे एक तो हटाइए इसका इथाइल, एक एच को रिप्लेस कर दो किससे, इथाइल से, और 3 एचओ को रिप्लेस करो मिथाइल से। लो साहब ये वो कंपाउंड है, पूछा कुछ नहीं है इसके अंदर, हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, तो कार्बन एटम कितने हो गए साहब 4, आज का आंसर है। अब आप ध्यान रखना मीथेन का सिलेक्शन किया जाता है क्वाटरनरी, फिर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, और लास्ट में फिर प्राइमरी। जैसे पूछे ना जैसे 2-3 बढ़ते होते तो आप कोशिश करना कि क्वाटरनरी कार्बन हो उसको मीथेन बोला जाए, वो नहीं है तो फिर टर्सरी को, फिर सेकेंडरी को, लास्ट में प्राइमरी। आंसर इसका था 4। फिर विच वन इज करेक्ट अबाउट दिस क्वेश्चन, देखो एक बार एक कंपाउंड दे रखा है, ऊपर लिखा हुआ है मिथाइल और नीचे इथाइल। आपको समझा देता हूं, 2 कायरल कार्बन है इसके अंदर, लेकिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, बिकॉज एक मिथाइल है एक इथाइल, इसलिए कंपाउंड कैसा रहेगा, एक्टिव। मीजो भी नहीं है, मीजो जब होता जब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती। कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। डेक्स्ट्रो भी नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता डेक्स्ट्रो है या लीवो, कोई एक होगा, मैं कह नहीं सकता। और इट डज इट पसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं साहब, इसलिए आंसर क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव। फिर हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर यूनिट मल्टीपल बॉन्ड बताने इन द फॉलोइंग। अब आप ध्यान रखना कि जब कार्बन पर सिमिलर टाइप के एटम या ग्रुप लगे हों तो उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आती, तो केवल इससे आएगी, इससे 3 आंसर। ये लो साहब, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 45 तक की मैंने आपको इसकी डाल दी है, एक बार अपने क्वेश्चन खुद चेक करें, और इसकी की ये रही, इससे अपना चेक कर लेना कि कौन से आपके आंसर सही है, कौन से इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो एक बार सॉल्यूशन और देखना, फिर नेक्स्ट क्लास में पेपर नंबर 9 अपलोड करूंगा, और आगे करते जाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछते रहना। आज की क्लास को यहीं ऑफ करता हूँ, ओके बाय।